तो देखिए हमारा चूँकि आज एक नई क्लास भी है एक तरीके से, और एक नई शुरुआत भी है, समझ रहे हैं। नई शुरुआत इसलिए है चूँकि कोचिंग का एक अलग नाम दिया गया है नया, गुरु शिखर एकेडमी, ठीक है। गुलावठी बुलंदशहर भटौना हाउस के सामने, ये हमें याद होना चाहिए ताकि कई बार मैं चूँकि यूट्यूब पे भी ये वीडियो है तो जानकारी होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि ये है कहाँ पर, तो यहाँ आने के बाद तो खैर मालूम पड़ ही जाना है सब कुछ। तो चूँकि हमारा चूँकि नई सेशन की जैसी शुरुआत है, चूँकि मैंने पढ़ाई वहीं से स्टार्ट की है जहाँ से मैंने अभी रोका था, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस पूरे कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना। आज का कंसेप्ट क्या है? आज का कंसेप्ट ये है, जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ एक आधुनिक शिक्षा का इतिहास भी पढ़ते हैं, आधुनिक शिक्षा का इतिहास। और ये आधुनिक शिक्षा का इतिहास है अंग्रेज़ों के समय से लेकर, समझ रहे हैं, ये अंग्रेज़ों के समय से लेकर और ये आपका तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक है, जो हमें मोस्टली हर एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है बहुत ध्यान से सुनना है, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इन 2 पेजों के मटेरियल पर जो आपके हाथों में मिला है, जब तक आप सेलेक्ट होंगे, जब तक निरंतर प्रश्न पूछे जाते रहेंगे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि भाई अंग्रेज़ों के ज़माने से भी इसकी कैसी शुरुआत हुई, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। सन 1813, ये आपको याद रखना, सन 1813 में एक एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारत की शिक्षा के लिए यानी कि भारतीय एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए रखे थे खर्चे के लिए। इससे पहले कभी भी ब्रिटिश सरकार ने अर्थात अंग्रेज़ों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि भारतीय शिक्षा के बारे में उनका लेवल क्या होना चाहिए, कैसी सुविधाएं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं सोची। पहला मौका था जब ब्रिटिश सरकार ने ऐसा सोचा। सवाल सीधा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और सीधा बनेगा और एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना है कि सर्वप्रथम भारत में पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस एक्ट के तहत द्वारा 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए रखे गए थे। तो याद रखना 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। जो सवाल सीधा एग्ज़ाम में पुट होगा यही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि चूंकि उस समय अंग्रेज़ों की जो मूल भाषा थी वो अंग्रेजी थी, आप जानते होंगे, आज भी उनकी अंग्रेजी है। और उस समय जो भारतीय भाषा थी वो हिंदी थी। अब इस पर विवाद था उस समय कि भाषा कौन सी होनी चाहिए, शिक्षा के लिए तो रख दिए, लेकिन आगे शिक्षा का माध्यम भारतीय क्या होना चाहिए, ये बात थोड़ा सा इस पर विवाद था। यानी कि हिंदी होना चाहिए माध्यम या फिर अंग्रेजी होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, चूँकि यहाँ से भी सीधा प्रश्न परीक्षा में बनना है। तो याद रखेंगे सन 1835 में यानी कि 1835 में मैकाले के पत्र, कई बार पूछा जाता मैकाले का स्मरण पत्र, मैकाले ने अपने स्मरण पत्र में ये चीज़ निश्चित की कि जो भारतीय शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंग्रेजी। और ये सवाल एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसको विशेष रूप से याद रखना स्टूडेंट सभी। अब चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाएगा कि मैकाले किस शिक्षा से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा। मैकाले का स्मरण पत्र किस वर्ष आया था? तो याद रखना 1835। क्लियर? तो याद रखना 1835 का मैकाले का स्मरण पत्र, ये आपको याद होना चाहिए, जहां उन्होंने ये निश्चित किया कि भारतीय शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी। अभी पेट का एग्जाम आने वाला, सीधा सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैकाले किस शिक्षा से संबंधित है, तो याद रखेंगे अंग्रेजी शिक्षा। मैकाले का स्मरण पत्र कब आया था? तो आप याद रखेंगे 1835 में आया, बस इतना याद रखना। क्लियर? वहीं मैकाले ने एक सिद्धांत दिया स्टूडेंट, बहुत अच्छी तरीके से समझना, ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जानी है। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जैसा कि आपके हाथ में ये लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे इस
टेस्ट पेपर को। सामने लिखा हुआ है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इंग्लिश में कहा जाता है इसे द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। अब ये सिद्धांत किसने दिया, सवाल पहले ये पूछा जाएगा। तो याद रखना स्टूडेंट, ये सिद्धांत जो दिया था ये आपका लॉर्ड मैकाले ने दिया था, पहले तो ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद ये याद रखना कि इस सिद्धांत के तहत था क्या, जो मोस्टली याद रखना, ठीक है। तो याद रखेंगे इस सिद्धांत के तहत क्या था, जो मैकाले ने बात कही थी कि जो शिक्षा है वो समाज के उच्च वर्ग को दी जानी चाहिए। शिक्षा यानी कि एजुकेशन समाज के उच्च वर्ग को दी जानी चाहिए। यहाँ उच्च वर्ग का अर्थ ये नहीं है कि अन्य वर्ग को नहीं दी जाएगी, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कंसेप्ट लिखा हुआ है द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। इसका अर्थ ये इन्होंने ये कहा कि चूंकि जनता बहुत ज़्यादा है भारत में, जनसंख्या ज़्यादा है और ज़्यादा जनसंख्या को सीमित साधनों में शिक्षित करना असंभव कार्य है। किसने कहा, लॉर्ड मैकाले ने। इसलिए इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है उच्च समाज वर्ग को दी जानी चाहिए, उच्च वर्ग को दी जानी चाहिए, क्योंकि उनसे छनकर, ध्यान से सुनना, उनसे छनकर शिक्षा अन्य वर्ग तक पहुँचे। चूँकि सीमित साधनों में इतनी बड़ी जनसंख्या को शिक्षा नहीं दी जा सकती। इस बात को या इस थ्योरी को कहा जाता है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। सवाल अगर सब इंस्पेक्टर लेवल की परीक्षा की भी बात करें तो वो ये पूछेगा कि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि अधोमुखी सिद्धांत किसने दिया था, मैकाले। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किसका था, मैकाले। थ्योरी फिल्ट्रेशन थ्योरी किससे संबंधित है, लॉर्ड मैकाले। अब आपके ये चीज़ समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो मैकाले के जो तर्क थे वो ये थे। इसके अलावा मैकाले ने एक बहुत शानदार कथन कहा है जो आपसे हमेशा पूछा जाता रहेगा, और इस कथन को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत शानदार कथन है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि यूरोप का एक अच्छा पुस्तकालय, यानी कि यूरोप का एक अच्छा पुस्तकालय की एक अलमारी, यूरोप का एक अच्छा पुस्तकालय की एक अलमारी का एक भाग, पूरा पुस्तकालय भी नहीं, अलमारी का एक भाग भारत और अरब, ध्यान से सुनिए, भारत और अरब, भारत यानी कि इंडिया, और संपूर्ण अरब कंट्री, अरब कंट्री में तो आप जानो बहुत सारे आ जाएंगे, चाहे इराक हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, ठीक है, संपूर्ण अरब के साहित्य के बराबर है। कितना जोरदार कथन है ये, एग्जाम में कभी पूछा जाएगा जब आप दारोगा वगैरह का एग्जाम दे रहे होंगे, वहाँ एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक भाग भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। ये बात किसने कही थी, लॉर्ड मैकाले। ये जो शानदार कथन है ये कभी आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। तो मैकाले से जो संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने की, जो याद रखना। इसके बाद अंग्रेज़ों के समय में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो एक महत्वपूर्ण चीज़ आई जो शिक्षा से रिलेटेड है, वो था, आपने कभी पढ़ा हो, वुड का डिस्पैच 1854। सबसे पहले तो आपके ये बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए, वो एग्ज़ाम में पूछेगा कि वुड का डिस्पैच किससे संबंधित है, तो आप याद रखेंगे शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है। दूसरा पूछेगा वुड का डिस्पैच जो है कब आया था, तो याद रखेंगे 1854 में आया था, ये बात याद रखनी। कभी ये भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि उस समय कौन थे गवर्नर जनरल। अब उस समय तो गवर्नर जनरल कौन थे, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। तो कई बार एग्जाम में पूछेगा कि वुड के डिस्पैच के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वुड के डिस्पैच के समय गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड डलहौजी। ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि डलहौजी की अवधि है 1848 से 1856, और चूँकि ये घटना कब की, 1854 की, ये हमें याद होना चाहिए। ये जो वुड का डिस्पैच था स्टूडेंट, यहाँ से बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, उसका रीजन भी है। भारतीय शिक्षा पर, ध्यान से सुनना, भारतीय शिक्षा पर यानी कि भारतीय एजुकेशन पर अंग्रेजों ने अगर कोई सबसे बड़ी नीति या बड़ी
बड़े पैमाने पर कोई व्यवस्थित नीति बनाई तो वो थी वुड का डिस्पैच। समझ रहे हैं? इसका मतलब भारतीय शिक्षा आगामी समय में कैसी होनी चाहिए, भारतीय शिक्षा में कैसी कैसी सुविधाएं होनी चाहिए, भारत की जो शिक्षा है उसमें किस प्रकार की कमी है और उसमें किस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बताई गई किसमें, वुड के डिस्पैच में। क्लियर? तो वुड का डिस्पैच जो था, चूंकि एक ये व्यापक योजना थी अंग्रेजों के द्वारा भारत की शिक्षा के लिए लाई गई, इसीलिए दोस्तों ये एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, इसे दिमाग में बैठा लो। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो वुड के डिस्पैच को कहा जाता है। ये बात याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में बनेगा और पूछा जाएगा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है भी क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा, तो सामान्य भाषा में एक लाइन में जवाब, अंग्रेजों के द्वारा भारतीय शिक्षा पर लाई गई पहली बड़ी व्यापक योजना थी ये, इसीलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। क्लियर? और इसका उद्देश्य चूंकि मैं अभी बता चुका हूँ, शिक्षा में सुधार था, यानी कि भारतीय शिक्षा किस प्रकार से सुधारी जा सकती है, उसमें क्या क्या डेवलप किया जा सकता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। क्लियर? अब ध्यान से सुनना है। इसके बाद आप जब देखेंगे तो आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट, जब अगले पेज पर इस पर देखेंगे नोट पर जो आपके हाथ में है, हंटर शिक्षा आयोग, जरा वहाँ पर पहुँचेंगे, हंटर शिक्षा आयोग। तो हंटर शिक्षा आयोग जो था, पहले तो आप याद रखें 1882 में आया था, और ये सवाल आपका जीडी के हिसाब से, एसआई के हिसाब से, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सीधा पूछा जाएगा। हंटर शिक्षा आयोग 1882। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिए इससे, अरे एक मिनट इधर देखिए, हंटर शिक्षा आयोग 1882, और ये किससे संबंधित था? अगर ये पूछा जाए तो चूंकि हम एजुकेशन की बात करें तो हमें मालूम होना चाहिए एजुकेशन से संबंधित था। क्लियर? दूसरा याद रखना है कि ये जो हंटर शिक्षा आयोग था ये क्यों आया था स्टूडेंट, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे अपने इस पत्र में कि वुड का जो घोषणा पत्र था, जो हम अभी लास्ट बात की हैं, उसने शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति की है, यानी कि उसके वुड के डिस्पैच के द्वारा भारतीय शिक्षा में कितनी प्रगति हुई, और कितनी प्रगति हुई या कितने लोअर स्तर पर रहा, इसकी जांच करने के लिए या इसकी समीक्षा करने के लिए जो आपकी जो ये आयोग बनाया गया, उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया हंटर शिक्षा आयोग। ये याद होना चाहिए। कब आया था? 1882। अब आपसे अगर सीधा एग्जाम में ये पूछ लिया जाए ना कि हंटर शिक्षा आयोग क्यों आया था, तो आपका एक लाइन में जवाब बहुत बढ़िया हो जाना चाहिए कि जो वुड का जो घोषणा पत्र था, उसके द्वारा भारतीय शिक्षा में कितना सुधार हुआ 20 सालों के अंदर या 22 साल के अंदर, उसकी समीक्षा या जांच करने के लिए अगर कोई आयोग बनाया गया तो उसे कहा गया हंटर शिक्षा आयोग। यहाँ से अन्य क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन, जैसा कि आप देखेंगे ये सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि उस समय हंटर शिक्षा आयोग के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। ये याद रखना, ये वही वायसराय हैं स्टूडेंट जब भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी, तो उस समय भी वायसराय यही थे। कौन? लॉर्ड रिपन। क्लियर? बहुत ही बढ़िया सवाल बनेगा, इसको अच्छी तरीके से देखेंगे। वो पूछेगा कई बार हंटर शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे, तो दोस्तों याद रखना कुल 21 सदस्य थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कितने भारतीय सदस्य थे, तो 8 भारतीय सदस्य थे, ये याद रखना है, और 13 अंग्रेज सदस्य थे, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। ये कंसेप्ट हर हालत में हर कीमत पर मालूम होना चाहिए। क्लियर?
साथ के साथ देखेंगे आप। अच्छा, इसका किस पूछेगा कि भाई हंटर शिक्षा आयोग जो था किसकी जांच के लिए, चूँकि ये जांच के लिए बना है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे ये जो जांच के लिए बना, तो याद रखना ये माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा तक क्षेत्र के लिए जांच के लिए बना था। बस इतना याद रखेंगे। सीधा सवाल एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, थोड़ा हार्ड तो हो सकता है, मॉडरेट लेवल का सवाल, कि जो हंटर शिक्षा आयोग था वह किसकी जांच के लिए नियुक्त हुआ था? माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा नहीं। ध्यान से सुनेंगे, किसके लिए? माध्यमिक शिक्षा यानी कि 12वीं तक की शिक्षा, और एक प्राथमिक शिक्षा जो होती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी, 5वीं तक की जो शिक्षा होती है उसके लिए गठित किया गया था। तो इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा आप जाके आगे देखेंगे, एक कंसेप्ट है जो लिखा हुआ है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। क्लियर? स्टूडेंट इसे आप बहुत बेहतरीन करके दिमाग में बैठाइए, यहाँ से भी बहुत सवाल एग्जाम में बनते हैं बेहतर लेवल के। तो सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए, इस कंसेप्ट को समझने से पहले, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था वो 1904 में पारित हुआ। पहले तो ये याद रखना, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? एग्जाम में ये पूछा जाएगा 1904, और एग्जाम में पूछा जाएगा उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ये दिमाग में बैठा लीजिए, पूछा जाएगा। लेकिन इससे पहले जरा सी जो विषय वस्तु है वो थोड़ा सा ध्यान दे देना है उसका। अब विषय वस्तु क्या है वो मैं बता देता हूँ। आप देख रहे होंगे इसमें नीचे लिखा हुआ है कि 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था। समझ रहे हैं? तो अगर एग्जाम में कभी यहाँ से भी सवाल बन जाए कि टॉमस रेले किससे संबंधित थे, तो टॉमस रेले शिक्षा से संबंधित थे। टॉमस रेले आयोग का गठन कब हुआ था? टॉमस रेले आयोग का गठन 1902 में हुआ था। और इस आयोग का गठन क्यों हुआ था जरा ये भी सुन लें। विश्वविद्यालय की जो स्थिति है, यानी कि ये जो आपकी यूनिवर्सिटी होती हैं, इनकी जो स्थिति है उनकी कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए ये एक आयोग बनाया गया, जिस आयोग का नाम दिया गया रेले आयोग, टॉमस रेले आयोग। कब नियुक्ति हुई इसकी? 1902। क्लियर? और इस रेले आयोग ने कुछ फिर सुझाव दिए, ध्यान से सुनना, कुछ इन्होंने सुझाव दिए। भाई सीधी सी बात है, आप इतना जानते होंगे सभी स्टूडेंट कि जो भी आयोग इस तरीके का होता है, ध्यान से सुनना, बनाया जाता है तो वो फिर अपने सुझाव देता है, यानी कि किस किस तरीके से डेवलप हो सकता है। भाई सीधी सी बात है, ऐसे सुझाव देते हैं ना बहुत से कि किस किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से हम विश्वविद्यालय की शिक्षा को उठा सकते हैं। तो इन्होंने अपने अपने तर्क दिए। तो क्या हुआ, इस आयोग की सिफारिश पर ही, टॉमस रेले आयोग की सिफारिश पर ही एक अधिनियम बना जिसको कहा गया भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। अब अगर एग्जाम में ये सवाल बन जाए कि किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए टॉमस रेले आयोग। टॉमस रेले आयोग का गठन कब हुआ? 1902। टॉमस रेले आयोग किस स्तर की शिक्षा को सुधारने के लिए आया था? तो याद रखना, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में सुधार के लिए आया था। यहाँ तक बात क्लियर हुई आपके? अरे क्लियर। और साथ ही साथ याद रखेंगे स्टूडेंट, टॉमस रेले आयोग में अध्यक्ष थे टॉमस रेले। कई बार पूछा जाएगा इसके अन्य सदस्य कौन थे, तो जैसा कि नीचे लिखा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, सैयद हुसैन बिलग्रामी, इसके अलावा गुरदास बनर्जी इसके अन्य सदस्य थे। दोस्तों तीनों पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से याद रखें, सवाल एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि कौन सा सदस्य टॉमस रेले आयोग से संबंधित नहीं था, तब आपके ऑप्शन सामने होंगे रेले, सैयद हुसैन बिलग्रामी
गुरदास बनर्जी और केक कोई अन्य नाम दे दिया जाएगा। तो ये सवाल तो तभी हल होगा जब आपके ये कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है? इसके बाद ध्यान रख देना है, आगे आप देखेंगे कंसेप्ट में लिखा हुआ है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917। सबसे पहले तो स्टूडेंट ये बात दिमाग में बैठा हो कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो था ये कब आया? 1917। क्लियर? और ये भी किससे संबंधित था अगर एग्जाम में पूछा जाए? ये चूंकि हम शिक्षा पढ़ रहे हैं, एजुकेशन से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो ये भी शिक्षा से ही संबंधित था। क्लियर हुआ इतना? अरे क्लियर? ध्यान देना है, ये सवाल टच करके कभी बन सकता है कि ये जो सैडलर आयोग था 1917 में जो आया, इसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो अभी हमने लास्ट पढ़ा 1904, इसकी कड़ी आलोचना की थी। एग्जाम में सीधा सवाल पूछा जाएगा स्टूडेंट कि किस आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की कड़ी आलोचना की? सैडलर आयोग। सैडलर आयोग जो था उसने भी उसका भी काम क्या था कि उसने भी अपने जो है शिक्षा में सुधार से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सुधार से संबंधित अपने तर्क दिए। जैसा कि मैं बताता आया हूँ, प्रत्येक जो भी आयोग आया है, चाहे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम हो, चाहे सैडलर विश्वविद्यालय आयोग हो, सबने शिक्षा को सुधारने के लिए गुणवत्ता जो भी अच्छी हो सकती है उन्हें सुधारने के लिए क्या दिया? अपने अपने तर्क दिए। क्लियर? अब क्या है, तर्क आपके सामने हैं, सब लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर? अब क्या है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट, जो आपसे परीक्षा में एग्जाम में आने हैं, इनके सुधार के बाद, यानी कि जो इन्होंने तर्क दिए उसके बाद, इनके सुझाव के बाद क्या हुआ? 1916 में तो मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कभी आपसे पूछा जाएगा कि भाई मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो आप याद रखेंगे 1916। कभी आपसे पूछा जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1916। ये तो यूपी स्पेशल क्वेश्चन है स्टूडेंट, याद रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके बाद 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और इसके बाद 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अब आप सोचेंगे ये जो विश्वविद्यालय थे किसके सुझाव पर बनाए? स्टूडेंट, ये जो विश्वविद्यालय थे ये आपके सैडलर आयोग के सुझाव पर ही बनाए गए थे बाद में। ये हमें याद होना चाहिए, बशर्ते क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाना है। मैसूर विश्वविद्यालय 1916 में स्थापना, बनारस 1916, पटना 1917। ये स्पेशली बिहार के एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। लो मैं अभी बता देता हूँ, चूँकि हम यूपी के निवासी हैं, हमें मालूम होना चाहिए। वो एग्जाम में पूछेगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921। तो इन्होंने भी अपने अपने तर्क दिए और आगे चले। क्लियर? इसके बाद आगे आप देखेंगे एक समिति लिखी हुई है, हारटोग समिति 1929। स्टूडेंट, अगर मैं कांस्टेबल और एसआई तक की बात करूं तो सवाल ये ही पूछा जाना है जो 3 लाइन में आपको याद रखना। सिर्फ एक तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि हारटोग समिति किससे संबंधित थी, तो आपको याद रखना हारटोग समिति जो संबंधित थी वो शिक्षा से थी पहली बार। क्लियर? दूसरा, ये कब आई थी? 1929, इतना याद रखना। क्लियर? और तीसरा स्टेप, चूंकि अभी मैंने बताया कि ये शिक्षा से संबंधित थी, तो इसने किस शिक्षा पर जोर दिया? तो स्टूडेंट, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है प्राइमरी शिक्षा पर विशेष बल दिया, यानी कि उसमें सुधार के लिए विशेष बल दिया। बस इतना याद रखना, इसको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। हो सकता है शायद आज से पहले आपने हारटोग समिति ना सुनी हो, लेकिन कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि हारटोग समिति किससे संबंधित है? शिक्षा। कब आई? 1929। और इसने किसकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया? प्राथमिक शिक्षा, यानी कि प्राइमरी शिक्षा। क्लियर? इसके बाद आप देखेंगे आपकी चार्ट शीट में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944।
ऐसा ही लिखा हुआ है। ये आपको याद रखनी है, ये भी एजुकेशन से संबंधित थी एक योजना, और कब आई थी? 1944। तो सवाल तो सीधा यही है, पहला तो यही है छोटा सा सवाल जो एग्जाम पूछा जाएगा कि शिक्षा की जो सार्जेंट योजना है वो किससे संबंधित थी? शिक्षा। दूसरा पूछेगा कि कब आई थी? तो 1944। अब इसमें क्या था स्टूडेंट, इन्होंने भी अपने अपने जो भी तर्क इनके हो सकते हैं वो दिए, और मेन तर्क इनका यही था कि इन्होंने प्राथमिक यानी कि प्राइमरी और उच्च प्राथमिक का मतलब होता है स्टूडेंट 8th लेवल। ध्यान से सुनिए, कई बार समझ में नहीं आएगा तो इसको ध्यान से समझ लें सभी स्टूडेंट। कभी आपसे कोई पूछ भी सकता है तो याद रखेंगे, एक तो प्राथमिक प्राइमरी, एक होता है उच्च प्राथमिक, उसे कहते हैं 8th लेवल, एक होता है माध्यमिक, उसको कहते हैं 10th लेवल, और एक होता है उच्च माध्यमिक, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट। ये हमें याद होना चाहिए। तो इन्होंने ये जो शिक्षा की सार्जेंट योजना है, इन्होंने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया, उसमें सुधार के लिए जोर दिया। क्लियर? इसके बाद आप देखेंगे नीचे की तरफ जाओगे जब, सबसे पहले जो इसके बाद देखना है वो बेहतरीन सा सवाल ये होगा, जो साइड में लिखा हुआ है इसे आप देखते चलेंगे। जब भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, आप जानते होंगे भारत की जो स्वतंत्रता हुई, भारत पाकिस्तान जो विभाजन हुआ, वो 15 अगस्त 1947 को जब हुआ था, दोनों कंट्री अलग अलग हुए। तो सवाल ये पूछा जाएगा, स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा पर पहला आयोग कौन सा बना था? बहुत ध्यान से सुनिए, मैं जो बात बता रहा हूँ उसे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से सुनना। ये सवाल एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, अच्छी तरीके से सुने कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पहला आयोग कौन सा बना था? तो ध्यान रखना, 1948 में राधा कृष्णन आयोग बना था। बस इतना ज़रूर याद रखें स्टूडेंट, ये कभी पूछा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। सवाल सीधा एग्जाम में बनेगा कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय शिक्षा को सुधारने के लिए, भारतीय शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए पहला आयोग कौन सा आया था? 1948 राधा कृष्णन आयोग। बस इतना याद रखना आपको। क्लियर? इसके बाद आप देखेंगे, चूंकि अब हम स्वतंत्रता के बाद पर पहुंच चुके हैं, तो अब जो मैं बताने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट है कोठारी आयोग। सबसे पहले तो आप इस नाम को दिमाग में बैठाइए, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इतना ध्यान से सुनिए कि अगर एग्जाम में बैठे हों तो सीधा सवाल याद आ जाए। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जो थे, 1964 में उनकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक आयोग बनाया स्टूडेंट, जिसको कोठारी आयोग कहा गया। सवाल सीधा एग्जाम में बनेगा कि दौलत सिंह कोठारी किससे संबंधित थे? शिक्षा अर्थात एजुकेशन। क्लियर? सवाल सीधा एग्जाम में बनेगा, दौलत सिंह कोठारी आयोग का जन्म कब, इसका गठन कब हुआ? 1964। और किसके लिए ये बनाया गया, इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनेंगे, चूंकि अब हमारी क्लास का क्या होने वाला है, थोड़ा सा हम इस कंसेप्ट को पूरा कर रहे हैं जो हमारा ये टॉपिक है। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया कि जो भारतीय शिक्षा है, एजुकेशन है, उसमें सभी पक्षों में कैसे सुधार किए जा सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट सभी पक्ष का मतलब क्या है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, उच्च प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, और उच्च माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। क्या हमारी कमियां हैं एजुकेशन में जो हम उन्हें सुधार सकें। इन सभी पक्षों पर ध्यान देने के लिए एक जो आयोग बनाया गया उसको क्या कहा गया? कोठारी आयोग या डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आयोग। कब गठन हुआ था स्टूडेंट इसका? 1964। अब ध्यान देना स्टूडेंट, आपने देखा होगा सन 2020 में
समझ रहे हैं? सन 2020 जो कि लेटेस्ट में गई है अभी, सन 2020 में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी भारत में। और अब तक कितनी शिक्षा नीति आई हैं? 3। यह हमें याद रखना। क्लियर? सबसे पहले तो ये बात समझ लें, जीडी से लेकर और अपर लेवल तक के एग्ज़ाम देने वाले भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हैं। वो कभी एग्ज़ाम में अभी भी पूछेगा आपसे कि कितनी भारतीय शिक्षा नीति अब तक भारत में आई हैं, तो आप याद रखेंगे 3 भारतीय शिक्षा नीति अब तक भारत में आई हैं। क्लियर? ये जो पहली भारतीय शिक्षा नीति भारत में आई थी, ये डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की सिफारिश पर ही आई थी। अगर एग्ज़ाम में सीधा सवाल पूछा जाए कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, तो स्टूडेंट याद रखना प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी सन 1968 में। याद रखेंगे, जैसा कि आपकी चार्ट शीट में लिखा हुआ, इसे देखते चलें। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1968। और किस समिति की सिफारिश पर आई? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखेंगे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो मैं अभी इस बारे में बता भी चुका हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आती हैं, इंग्लिश में इसको कहा जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या शॉर्ट में कह सकते हैं NEP। तो 1968 में आई पहली। किसकी सिफारिश पर आई? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। स्टूडेंट, अगर आपसे कोई ये मालूम करता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मेन उद्देश्य क्या होता है, हमारे शिक्षा की पद्धति जितनी भी है, लेके प्राथमिक स्तर से और विश्वविद्यालय स्तर तक की, उन सभी पक्षों में सुधार करना, क्या कमियां हैं उनको दूर करना, ऐसी क्या कमियां, ऐसी क्या बातें हैं जो होनी चाहिए जिससे हमारी शिक्षा का विकास हो, यानी कि इंडियन एजुकेशन डेवलपमेंट हो, या इंडियन एजुकेशन का डेवलपमेंट आगे चलकर हो। भविष्य में जो हमारी जो जितनी भी आगामी जो हमारे भविष्य हैं, जो भी भविष्य में आने वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य कैसे उज्जवल हो, ऐसी शिक्षा हो, इसके लिए क्या बनाई जाती हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई, ये हम याद रखेंगे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ये हमें याद रखना, टचिंग करके कभी सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। किसकी सिफारिश की समिति पर आई थी? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। और ध्यान देना स्टूडेंट, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई, ये हमें याद रखना, ये पूछा जाएगा। और ध्यान रखना उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ये हमें याद होना चाहिए। और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी लास्ट आई है, इसके अलावा भी कोई नहीं आई है, 2020 में आई थी, याद रखना है। और ये जो जिस समिति की सिफारिश पर आई, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी लेटेस्ट पिछली साल, उसमें सीधा सवाल एग्जाम में पूछा गया था कि तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर पूछी आई थी? तो आपको याद रखना के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। क्लियर? ये अभी लेटेस्ट पीछे जो एग्जाम हुआ है राजस्थान SI का, उसमें भी सवाल सीधा पूछा गया। और साथ में याद रखना, जिस समय आई उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। ये हमें याद रखना चाहिए। क्लियर? तो सवाल यहाँ से एक नहीं वाला भी कभी बन सकता है। स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित नहीं है, ये पूछा जाएगा। ऑप्शन आपके सामने होंगे 1968, 1986, 2020, 1964। तो 1964 नहीं है, ऐसा याद रखना। सवाल ये सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। आज मैंने इस कंसेप्ट के माध्यम से, इस पहली डेमो क्लास के माध्यम से, गुरु शिखर अकादमी, गुलाबटी, बुलंदशहर, सैदपुर रोड, भटौना हाउस के सामने, इसके माध्यम से आज पहले डेमो क्लास में अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर, यानी कि 1813 से लेकर जब से अंग्रेज़ों में पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए कोई कदम उठाया, वहाँ से लेकर और आज तक शिक्षा के जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु हो सकते हैं, हालांकि बहुत बड़ी चीज़ें हैं स्टूडेंट, मैंने छोटे बेस में आपको बताने का प्रयास किया। मैं दावे से कह सकता हूँ इस क्लास को देखने के बाद लाइफ में जब तक आप सेलेक्ट होंगे, जब तक आप सब इंस्पेक्टर बनो या कांस्टेबल बनो या टीचर बनो, तब तक लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहेंगे इस कंसेप्ट से। इस कंसेप्ट को दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। दोस्तों वीडियो को लाइक
और शेयर करना ना भूलें।